एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा क्लास 12th की फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग लेक्चर या पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से। 41 तक आपका 2 दिन में हो चुका है, आज हम लोग 42 से डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, हर क्वेश्चन को टाइप करके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न है। यदि किसी चालक में धारा दुगुनी और प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो शक्ति कितना हो जाएगी? ऑप्शन इसका देख लीजिए, 2 गुना, समान, 4 गुनी, 8 गुनी। कह रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर दीजिए और धारा को दुगुनी कर दीजिए। तो आपको P बताना है। P बराबर आप लोग देखे होंगे, P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहीं से निकाल लीजिएगा, P डैश निकाल लीजिए। तो आई का वैल्यू कितना है? दुगुना है, 2 ऑफ आई होगा। अब इसको आधा कर देना है। फाइनली हल कीजिएगा तो मिलेगा 2 आई स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब है कि P डैश जो होगा दुगुना ऑफ P होगा। तो कै गुना होगा आंसर दोस्तों? दुगुनी होगी, दो गुनी दुगुना होगा। इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्र दोस्त सहपाठियों के साथ साझा कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, बताइए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बदले में हमको क्या मिलता है? बाबा जी के ठुल्लू मिलता है। बताइए, ऐसे होता है? कम से कम वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है ना? तो ना हमारे अंदर भी मोटिवेशन लगा हुआ रहेगा। ये तो गलत है यार, बताइए। क्या हम वीडियो बनाना छोड़ दें? बताइए। अगर ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? एक तो आप लोग को सेवा दिया जा रहा है, ऊपर से आप वीडियो पे कमेंट भी नहीं करते हैं। खैर छोड़िए, इसकी बात नहीं करेंगे। हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक से निभाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, दुगना हो जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। दिल आप लोग छोटा कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। विभव मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये पीछे भी ऐसा प्रश्न हुआ है। ये आपका वर्क करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। किस पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। इसको पे कार्य कर रहे करेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे काम करता है। भी समानुपाती क्या होता है? आई होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं। विभव मापी इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि समान चालक में स्थिर धारा प्रवाहित होने पे विभव का जो पतन है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। पोटेंशियोमीटर जब भी रहेगा तो भी समानुपाती आई होगा, भी समानुपाती आई होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44 है। 44 देखिए, विद्युत धारा का कारण क्या है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनों की स्थिर अवस्था, इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गमन, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, परमाणुओं का कंपन। तो इसमें राइट आंसर सबसे बेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनों का अपवाह। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, इसका देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र लगाने पे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही विद्युत धारा का कारण भी माना जाता है। करंट बराबर ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। रैंडम मोशन होगा तो धारा उत्पन्न नहीं होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान बहुत कम होता है। ऐसे देखा गया है कि 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड का रेंज में होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके सामने 45। बीच में सब आ जाता है प्रचार करने, ठीक है, जरूरी भी है। इसको आप पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे, ये मोबाइल नंबर मेरा है, आप व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार के चार्ज नहीं होगा।
ओम के नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? बिल्कुल आसान और सरल प्रश्न है। एम्पियर, जॉर्ज साइमन ओम, मैक्सवेल, इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज साइमन ओम्स ने। ओम का नियम भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना बेसिक आपका पेपर में 12th क्लास में नहीं आएगा। चलिए, 1827 में एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम के नियम को प्रतिपादित किया था। यह विद्युतीय परिपथ का एक मूलभूत नियम होता है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। इट मीन्स V बराबर IR होता है। ओम का नियम सिर्फ ओमीय कंडक्टर पे लागू होगा। टेम्परेचर इसमें नियत होना चाहिए। R बराबर होता है V बटा I। R को रेजिस्टेंस कहा जाता है जिसका मात्रक ओम होता है। आप लोग इसको कमेंट में इसका डायमेंशन भी बता सकते हैं अगर आप उचित समझते हैं तो। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार के रूप में सर्वाधिक परफेक्ट माना जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कॉपर। क्या होगा? कॉपर। कॉपर विद्युत का बहुत बढ़िया चालक के रूप में कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे कॉपर का प्रयोग करना उचित हो जाएगा। हालांकि सबसे बेस्ट कंडक्टर के रूप में आपका सिल्वर होता है। तांबा विद्युत का अत्यंत अच्छा चालक होता है। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही कम होता है जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इसी कारण घरों की जो वायरिंग होता है या उसमें विद्युत संयोजक तार जो होता है उसमें मुख्य रूप से तांबा का ही प्रयोग किया जाता है। कॉपर विद्युत का क्या है? कॉपर विद्युत का एक अच्छा चालक है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। विद्युत तारों में कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर सभी चालकों में सर्वोत्तम चालक है, किंतु महंगा होने के कारण कॉपर का अधिक उपयोग किया जाता है। एग्जाम का ट्रिक है कि बेस्ट कंडक्टर के रूप में अगर पूछे तो सिल्वर होगा, और सबसे बैड में अगर पूछा जाए तो लेड होगा। बैड में पूछा जाए तो लेड होगा, डायमंड होगा, और भी कोई पदार्थ हो सकती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर MCQ 2 लिख दिया जी, बताइए। कोई बात नहीं, MCQ 2 ये पढ़ेंगे, लेकिन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना? पढ़ेंगे लेकिन जरूर। फ्यूज तार, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? 10th क्लास का क्वेश्चन है, ब्राह्मणी कक्षा में भी पूछ सकता है, तो बताओ आप लोग। तांबा का, टंगस्टन का, लेड टीन के मिश्र धातु, और नाइक्रोम। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? हालांकि यहाँ पे आंसर सी के रूप में सबसे बेस्ट जाना चाहिए था। एनसीईआरटी के अनुसार फ्यूज वायर प्राय लेड टीन अलॉय होता है। इसका राइट आंसर सी ही होना चाहिए, सबसे बेस्ट आपका सी है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही क्या होता है? कम होता है। अधिक धारा जब पास होगा ना तो पूरी तरह से क्या हो जाता है? परिपथ को भंग कर देता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि फ्यूज एक सुरक्षा की क्या है? फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है, जिसको कौन सी क्रम में जोड़ेंगे आप उसको बता दीजिएगा, कमेंट कर देना। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस श्रेणी में इसको जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है, इसका प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसीलिए धारा इसमें कम पास होता है। फ्यूज का मतलब यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बार बार बोलते हैं तो, नहीं ना? हाँ तो समझ लीजिए, समझदार बनिए, अच्छा नागरिक बनिए। 3 प्रतिरोधक है दोस्तों, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न प्रकार से संयोजित किया गया है। इनमें कौन प्राप्त नहीं होगा? तो आप चेक कर लीजिए, 3 गो है, अगर श्रेणी में लेंगे 3R होगा, समानांतर में लेंगे तो क्या होगा? समानांतर में लेंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये आपका 3/R, और इसको पलटेंगे तो R/3 होगा, तो R/3 मिलेगा। यहाँ पे चेक कर लो, R/3 भी मिलेगा। अब ऐसा कर देखो, आप इसको बना दे क्या? चलो, अगर इस प्रकार से है, थोड़ा सुन रुक जाइएगा, धैर्य बना करके रखिए। देखिए, हम आपको 3 पार्ट तक इसको भी करवाएं, एक पार्ट इसका और चलेगा। अगर दोनों श्रेणी में होता, तीनों श्रेणी में होता तो R+R+R होता। अब यही R आपका 3R के बराबर हो जाएगा जोड़ने पे। अगर पैरेलल में होगा तीनों, 1/R 1/R 1/R, सॉल्यूशन भी इसका दिया होगा, इसको हल करेंगे तो RP का जो वैल्यू निकलेगा ना, वो R/3 निकलेगा। ऐसा करते हैं कि 2 गो को रख लेते हैं श्रेणी में, 2 गो को श्रेणी में रख लेते हैं, अब एक को रख लेते हैं इस प्रकार से। तो 2 गो को श्रेणी में लेंगे तो 2R हो गया,
अब एक आर है तो इसको पलट के जोड़िए तो 1/2 आर। अब 1/r, और फिर इसको भी लास्ट में पलट लेंगे तो 2r एलसीएम है तो यहाँ से हो जाएगा 1+2, इसको पलटेंगे तो हो गया 2r/3। मतलब यहाँ से ई भी हो सकता है, ई भी होगा, ई भी होगा, लेकिन ई आपका नहीं होगा। और आंसर को देख लीजिए, ऑप्शन बी ही होगा, मतलब r/2 नहीं होगा। बाकी आपका एक्सप्लेनेशन ही बोलेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपका एक्सप्लेनेशन ही सब कुछ बोलेगा, ठीक है ना। इतना मेहनत से आप लोग के लिए कंटेंट रेडी करते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें फॉलो नहीं करते हैं। सब्सक्राइबर पे लग रहा है कि ताला लग गया है, बढ़ ही ना रहा है, बताइए तो। तीन समान प्रतिरोध को तीन समान प्रतिरोधों के संयोजन, क्या जी, संयोजन निम्न प्रकार से हो सकता है, जो कि वहां करवाए हैं। श्रेणी में करेंगे तो 3r, पैरेलल में करेंगे तो r/3, दो गो समानांतर में, एक गो सीरीज में तो 3r/2 होगा। और दो गो श्रेणी में, हालांकि यही बात लिखा, दो गो श्रेणी में और एक गो पैरेलल में, तब वो कितना होगा, 2r/3 होगा, ये अलग हो जाएगा। किंतु r/2 यानी कि 2r/4 कभी प्राप्त नहीं होगा। सीरीज में आपको रेजिस्टेंस बढ़ता है तो धारा का मान घट जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस का मान घटता है तो धारा का मान बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, जो भी हो आप नंबरिंग बैठा सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू 4 लिखा तो 4 समझिए आप। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ये पिछले बार जब हम ग्रुप डी का एग्जाम देने गए थे तो वहां पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग को क्लास में बताए होंगे कि नया जो रेजिस्टेंस होता है पुराने का r² ऑफ n गुना होता है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर गुने पुरानका, पुरानका को नहीं बोलना, यही आपका काम काम देगा। तो 90 ओम हो जाएगा, 90 ओम, आंसर सी होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये तो अपने अनुसार सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक ना। आयतन को नियत रखना है, क्षेत्रफल इतना हो गया तो लंबाई को इतना करना पड़ेगा। बाप रे बाप, इसका लेवल तो कुछ और ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखा है, बड़ा समझदार है जी। हमने इसको कुछ नहीं किया है, चैट जीपीटी का खेल है भाई। आज का समय जो है ना, एआई का जमाना है। लेंथ है एन टाइम, तो रेजिस्टेंस ऑफ n² टाइम्स, वही बात है जो हमने आपको बताया। MCQ 5 है, MCQ 5 दिख रहा होगा। एक 220 वाट, सॉरी 220 वोल्ट, 1000 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट सोर्स से जोड़ने पे उसकी शक्ति कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले यहां से आप इन दोनों में देखिए भी देले है, अभी आपका पी देले है तो पहले आर निकाल लीजिए। और आर निकल जाएगा और यहाँ से ये आपका भी देले है तो फिर पी निकाल लेना, बिल्कुल सिंपल है। तो आप यहाँ से निकालिए पहले, आप निकाल लीजिए पहले आर, तो आर बराबर हो जाएगा v² बटा पी। तो भी आपका कितना है, 220 गुने 220 और बटा 1000, 1000 में आपका 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे हो जाएगा 444, 444 की 84, 484। और ओकरा पे कहे गो 2 जीरो से 2 जीरो नानी ही चल गया ना, तो 10 हो जाएगा, 10 नीचे। फिर आपको दे दिया है 110 वोल्ट, भी दे दिया, आपको पी निकालना है तो पी बराबर v² बटा आर। तो आर, तो भी का वैल्यू 110 है, 110 गुने 110, अभी आपका है 484 पॉइंट, हाँ हाँ 484 नहीं, 48.4 होगा, 10 से डिवाइड कर दिए कि 10 हटावेंगे तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा। आप देखिए यहाँ से काट लीजिए, आप ऐसे लिखो 11 गुने 3 को 0 ले लीजिए और नीचे आपका 484 हो जाएगा। इसको काटिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, इधरों से काट लीजिए 4 बार में, ये कटेगा 250 बार में, यही इसका आंसर होगा। आइए, किरचॉफ का नियम देख लीजिए, किरचॉफ का नियम महत्वपूर्ण होता है पेपर के लिए। किरचॉफ का किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीयक नियम आधारित होता है। तो पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे और दूसरा नियम ऊर्जा पे, तो ये गलत हो गया। ऊर्जा संरक्षण आवेश गलत है, उल्टा लिख दिया है, ये भी गलत है, आंसर डी होगा।
पहला नियम जो है ना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे फॉलो करता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। आप कमेंट में हमें बताइएगा लेंज का नियम किस पे कार्य करता है, मतलब किस सिद्धांत को फॉलो करता है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। पहला नियम क्या कहता है, किसी भी बिंदु पे आने वाली सभी धाराओं का योगफल, आने और जाने वाली सभी धाराओं का योगफल शून्य होता है। बिल्कुल आसान है, क्लास में आप लोग को बताया गया होगा। किरचाफ का किरचाफ ने विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए दो गो नियम दिए हैं, आप लोग सबको ही जानते होंगे। एक का नाम पहला नियम जिसको केसीएल कहते हैं, एक को केवीएल कहते हैं। पहला नियम को जंक्शन का नियम भी कहते हैं। तो जंक्शन पे आने वाली और उससे जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल जो होगा वो शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण को फॉलो करता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद लूप होना चाहिए, किसी बंद परिपथ होना चाहिए जिसमें सभी 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 चालक से जो आपका वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज और ईएमएफ का जो सम होगा वो आपका जीरो होगा। अब यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला नियम बोलेगा तो डायरेक्ट डिकोड करना आवेश, दूसरा नियम पूछेगा डायरेक्ट करना ऊर्जा संरक्षण। केसीएल में होता है सिग्मा आई बराबर जीरो और केवीएल में होता है सिग्मा भी बराबर जीरो। सिग्मा भी बराबर जीरो का क्या मतलब है कि I1 R1 प्लस I2 R2, मान लो कि माइनस में भी लिख रहा हूँ, I3 R3, और मान लेते हैं कि इसमें दो गो ईएमएफ लगा हुआ अभी सेल सेल है तो सेल का एगो E1 होगा प्लस मान लो यहाँ पे E2 ले लिए, इस प्रकार से बराबर जीरो। इसी को कहा जाता है सिग्मा भी बराबर जीरो। ये हो गया दूसरा नियम। अब कितना ऑब्जेक्टिव में इतना से ज्यादा नहीं बताया जा सकता है, ठीक है ना। चलो, लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, बता दिए आप लोगों को, याद रखना। तापमान बढ़ाने पे यदि प्रतिरोध घट जाता है तो वह क्या होगा, वह चालक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वो आपका अर्धचालक होगा। अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम इत्यादि। यार कितना, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मजा आ रहा है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसी का युग है अभी, ठीक ना। तापमान बढ़ाने पे मुक्त आवेश वाहक की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण इसका प्रतिरोध घट जाता है। तापमान बढ़ने से अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धातुओं में अगर तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए ओम के नियम में पहला ही अलर्ट कर देता है कि तापमान को फिक्स रखो। अर्धचालक में तापमान बढ़ने पे उसका प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, और बताए थे ना सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक है। डायोड और ट्रांजिस्टर में इसी का प्रयोग किया जाता है। मेटल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। अब कितना बताएं आप लोग को, बताइए। इसका एक पार्ट और लावेंगे, ठीक है, और तब आपका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। लेसन 3 का विद्युत रसायन का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। एक हीटर है, बढ़िया बात है, 100 वाट का 220 200 200 वोल्ट के तार तार को बीच से दो टुकड़ा करने पे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है 220 वोल्ट सोर्स से, तो इसकी शक्ति बताइए। शक्ति इसका देख लीजिए, यही आर बराबर आप जानते होंगे, आर बराबर भी स्क्वायर बटा पी, तो उसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन दिया है आपके दिए गए सोर्स के अनुसार, बाप रे बाप 40 वाट होगा। क्यों होगा, आर बराबर होता है पी स्क्वायर भी स्क्वायर बटा पी, तो हल करेंगे तो 400 होगा। और तार को दो भाग में बांट दिया गया तो आधा आधा हो जाएगा, तो आर बाई टू 400 का आधा 20 20 200 हो जाएगा। तो समानांतर में जब जोड़िएगा तो क्या होगा, समानांतर में 1/200 प्लस 1/200, इसको अगर बना करके देखा जाए तो आइए यहाँ पे देख लो। पहले आप यहाँ से क्या कीजिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है, पी बराबर 100 वाट है, भी बराबर आपका 200 है, तो आर निकाल लीजिए। आर का फॉर्मूला पी से निकालो, पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर होता है, तो यहाँ से आर निकालिएगा तो होगा भी स्क्वायर बटा पी। और भी का वैल्यू आपका कितना है, 200 × 200 है, और ये आपका 100 वाट है ना, 100 वाट है। दो जीरो से दो जीरो लुढ़क गया तो 400, आर बराबर कितना आ गया, 400। समानांतर में जोड़ दिया दो को टुकड़ा करके तो इसका आधा हो जाएगा ना। R1 बराबर R2 बराबर 400 का आधा 200 ओम होगा। अब यहाँ से आपको क्या बताना है, शक्ति निकालना है। क्या निकालना है, शक्ति।
तो आर नेट पहले निकाल लीजिए पैरेलल वाला में। तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो 200 गुने 200 बटा 200 प्लस 200 400, हल करेंगे तो 100। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 1/R1 प्लस 1/R2 पे। आप यहाँ से निकाल लीजिए पैरेलल में है, आरपी ना बोल के क्या बोल सकते हैं आप, सॉरी आर नेट ना बोल के आरपी बोल दीजिए। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से पी तो वी स्क्वायर बटा आर पी, तो हल कीजिए। तो वी आपका कितना है, वी तो आपका 200 है और आरपी का वैल्यू 100 है। 100, 100 कैसे, हाँ तो 100 है, कैसे का भाई, 200 लिखिएगा ना, दो बार हल करो। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 400 आता है जी। ऐसे कैसे होगा जी, नीलवारा गावे में कहा है। तो आंसर ही गलत है, इसका आंसर गलत है। इसमें आपको करना पड़ेगा 40 नहीं बल्कि 400 वाट। देख लीजिएगा आप लोग, इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है न्यूमेरिकल में, ठीक ना, एक रो से लंबा होता है। आईटी जेई का बच्चा तो तैयारी करता है, हम लोग तो उस लेवल को पढ़े भी नहीं करते हैं। एमसीक्यू ना हो ना, ना तो पढ़ेगा भाव नहीं। आपको एकक ओम के 3 प्रतिरोध दे दिए हैं, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो न्यूनतम के लिए समानांतर क्रम, समानांतर में पलट के जोड़ दो। 1/1, 1/1, 1/1, तो हो गया 3, 3/1, तो पलटेंगे 1/3, 1/3, 1/3। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, सोल्यूशन देख लेना। बिल्कुल सोल्यूशन आसान है, आप खुद से भी समझ सकते हो। सीरीज में है तो मैक्सिमम, और श्रेणी पैरेलल में है तो मिनिमम। देखो सीरीज में है तो धारा क्या होगा, सीरीज में है तो धारा आपका मिनिमम होगा, और पैरेलल में है तो धारा आपका मैक्सिमम होगा। धारा मिनिमम, आई आपका क्या होगा मिनिमम, इसमें आई आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि पढ़ते हैं V बराबर I इंटू आर। आप ये भी देखे होंगे, क्या देखे होंगे, RS बटा RP, ये होता है n² बटा 1। 5 को रहेगा तो 25:1। श्रेणी और समानांतर पूछेगा रेशियो में, ठीक है ना। पैरेलल में R/n होता है, इसको पलटिएगा तो वहां से हल कीजिएगा तो आपका n² अनुपात 1 आता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बिल्कुल आसान है, वोल्ट है, वो तब तब बड़ी बड़ी मतलब अनंत। बाकी छोड़िए, लफड़ा शूटिंग वाला बात हम नहीं करते हैं। पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग भाई। क्या आपको एग्जाम में नंबर नहीं लाना, बढ़िया नहीं लाना है तो छोड़ दो इसको देखना, और लाना है जिसको देखो। डेली मैं आपके लिए हफ्ता में 3 दिन कुछ ना कुछ व्यवस्था करके ला रहा हूँ। पढ़ लीजिएगा इसको। एमीटर है तो जीरो, देखो यहाँ पे लिखा है, फेंकने में ही माहिर है। एमीटर है तो जीरो रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर है तो इनफाइनाइट। एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। और वोल्ट मीटर को कौन सी क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल में। और आइडियल रेजिस्टेंस है तो इनफाइनाइट होगा। चलिए, आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, शून्य होगा। आदर्श अमीटर, वहां पे वोल्ट मीटर था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा भाई। आमीटर को कौन सी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी में। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। व्यवहारिक आमीटर का प्रतिरोध शून्य न के बराबर होता है। गैल्वेनोमीटर में निम्न प्रतिरोध को जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, आमीटर। आमीटर का क्या मतलब, जीरो रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर का क्या मतलब, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक K-1 होता है, ये फॉर्मूला है। टेम्परेचर से किस प्रकार से प्रभावित होता है उसका यहाँ पे फॉर्मूला है, तो याद रख सकते हैं। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो ताप गुणांक का मान हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस भी लगभग बराबर होता है जी, ठीक है ना, न के बराबर परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए, तापमान और प्रतिरोधकता दोनों तापमान से क्या होता है, प्रभावित होता है। ये फॉर्मूला पे इसको करना था,
ई वाला पे आप कर सकते हैं, ई वाला पे। स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होगा? तो पहले बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि मान लीजिए कि आप कमरे में बंद है, एसी चालू करके बैठे हुए हैं, है ना? और दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा कि इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? खोल दीजिएगा तो बाहर का भी तो टेम्परेचर जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा। ये तो आप समझते ही होंगे। स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा? बल्ब का फिलामेंट धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। और उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ समय के बाद बल्ब ऊष्मीय इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है और यह ऊर्जा ऊष्मा के बराबर हो जाता है। मतलब जो ऊर्जा है उष्मा में तब्दील हो गया। इसके बाद उसका ताप स्थिर होता है। जिस प्रकार से रसायन विज्ञान में कहते हैं कि किसी वस्तु को अगर क्या करेंगे, उबालते हैं, गर्म करते हैं कोई द्रव को, तो पहले वो जब तक उसका तापमान, जिस तापमान पे उसको उबलना चाहिए, उस तापमान को जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो उबलना शुरू नहीं करेगा। और टेम्परेचर को जब बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी उबलेगा तो उतना ही पे, जैसे कि पानी, तो पानी का आपका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और भी एनर्जी उसमें देते गए, उष्मा देते जाएंगे, तो क्या उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। मतलब पानी जब भी उबलेगा तो 100वें डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, भले आप उसको में तापमान लगातार दे रहे हैं। तो देने से वो आपका उसके क्वथनांक बिंदु नहीं बढ़ता है, क्वथनांक बिंदु उतना ही रहेगा। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत डब्ल्यू होता है, परमाणु संख्या 72 होता है। आप देख लीजिएगा। टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। गर्म होने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। बल्ब किस पे काम करता है? उसमें इक्विलिब्रियम पर। चलो 15 वाला देख लीजिए। 100 वाट का हीटर है, 2 मिनट में कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा? आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। फॉर्मूला है इसका H बराबर पी बटा टी। H बराबर पी बटा टी। पी मतलब पावर और टी मतलब टाइम, और H मतलब हीट। कर लेना, 12 × 10⁻³ या 1.2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। हीट, हीटर जूल के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। हीटर टेस्टर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, आयरन, ये सब आपका जूल के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। उष्मा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसमें आप देखे होंगे एच बराबर पी इंटू टी होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, एच बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर होता है। पावर गुने टाइम बराबर हीट प्रोड्यूस। ये देखिए आर निकालना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी। वी आपका है 230 गुने 230। पी का वैल्यू यहाँ पे 100,000 है, 1000 से कटेगा तो ये हो जाएगा 529/10। हल करेंगे तो 52.9, 52.9। थोड़ा पकड़ लो डाइन। अब रहे देते हैं, ज्यादा समय नहीं दे सकते भाई, हम भी तैयारी करते हैं। किसी धातु को गर्म करने पे उसका प्रतिरोध होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इसीलिए ओम के नियम इसको ठीक से रखते हैं। समझा समझा समझा। चलो इसको आज खत्म ही कर देते हैं। एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप लपेट लेते हैं भाई, ठीक है ना? एक ओम प्रतिरोध वाले, तो और पहले रहता है जी। एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 टुकड़ा कर दिए हैं, समानांतर में जोड़ दिए हैं। समतुल्य प्रतिरोध बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक ओम वाले को 4 बराबर भाग में बांट दिए हैं, कितना होगा? सबका मान 1/4, 1/4, यही होगा क्या? 1/4, 1/4 यही ना होगा? देखो तो 1/4 अब 4 इक्विवेलेंट निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा ना, देखो ना भाई, ऐसे देखो ना यार। आपने पढ़ा होगा 1/R, P बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, करते करते नानी के नैहर तक 1/RN। इसी को अगर सब बराबर होता, ये फार्मूला बन जाता। ऊपर में एन और नीचे में आर, और इसको पलट देते हैं तो आरपी बराबर R/N।
तो प्रतिरोध को हम चार हिस्सा में बांट दिए, तो 1/4, और ऐसा ऐसा चार गो है, तो 1 बटा कितना, 16। आंसर हो गया। अरे 1 ओम का था, 1 ओम का तार था, इसको चार खंड में बांटेंगे तो 1 ओम का चार हिस्सा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तार का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। शुरुआत में प्रतिरोध 1 है, चार भाग में बांट दिए तो प्रत्येक का प्रतिरोध तो 1/4 होगा, और चारों समानांतर में जुड़ेगा तो आर ई क्यू बराबर इक्विवेलेंट बराबर आर बटा एन, तो आर ई क्यू बराबर 1/4 ऑफ 4 1/16। लंबाई आधी होने पे प्रतिरोध आधा हो जाएगा, लंबाई आधी होने पे प्रतिरोध आधा हो जाएगा, लंबाई आधी होने पे प्रतिरोध आधा हो जाएगा। एन समान प्रतिरोध पैरेलल में होने पे आर बटा एन होता है, सीरीज में एन आर होता है, सीरीज में बढ़ता है और पैरेलल में घटता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करता है। प्रतिरोध होता है प्रतिरोध, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, 10वां लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह के अंतर क्या है? प्रवाह के अंतर क्या है? विद्युतीय विभव में अंतर, बिना अंतर के धारा नहीं बहेगा, याद रखिएगा। धारा के प्रवाह के लिए पोटेंशियल डिफरेंट होना आवश्यक है। धारा का मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का वोल्ट है। धारा को ए मीटर से और विभवांतर को वोल्ट मीटर से, बिना विभवांतर के चालक में शुद्ध धारा प्रवाहित नहीं होता है। ओम का नियम V बराबर आई आर है, तो आई बराबर V बटा आर है। पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन का दिशा एक दिशा में होगा, और करंट का फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। विभवांतर ही विद्युत धारा प्रवाह का मुख्य रिस्पॉन्सिबल होता है। एमसीक्यू 21, किसी कार के संचायक बैटरी में ईएमएफ 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 है, तो इससे अधिकतम विद्युत धारा का मान बताइए। फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, क्या फॉर्मूला होता है? आई बराबर ई बटा आर, और आर मतलब पूरा जोड़ के ना, पूरा जोड़ करके आपको निकालना होगा, कर लीजिएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में धारा अधिकतम पास होगा, और ओवरलोडिंग की स्थिति में धारा का मान कम जाता है। संचायक बैटरी द्वितीयक सेल है, मैक्सिमम करंट के लिए ई बाई आर आपको लगाना पड़ेगा। विद्युत वाहक बल को मापते हैं पोटेंशियोमीटर से, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, तार की लंबाई को खींच के दुगना कर दिए, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध आर है तो खींचने के बाद कितना होगा? तो 4 आर होगा। एन स्क्वायर ऑफ आर, एन स्क्वायर ऑफ आर, एन स्क्वायर ऑफ आर, दो दूनी चार, 4 ऑफ आर। तार को खींचने पे ये सब तुम लोग देख लेना भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापते हैं? बोलो। ऊर्जा को मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा को मापते हैं। 1 eV बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है, याद रखिएगा। कैलकुलेशन इसका देवे क्या, कैलकुलेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन इसका देवे किया है। मानक फिजिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक होता है। 1 eV बराबर इतना है, देख लीजिए, ईवी ऊर्जा का मात्रक है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 ईवी होता है। आज पूरा देख लेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश, ऋणावेश का प्रवाह निम्न से उच्च और धनावेश का प्रवाह उच्च से निम्न होता है। लेकिन धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत और प्रोटॉन के दिशा में। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो धारा आपका इधर से इधर होगा, और प्रोटॉन अगर इधर से जा रहा है तो आपका धारा भी इधर ही से जाएगा। वो सब आप लोग देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है बढ़िया से। देखो पढ़ देते हैं, आपको अगर पढ़ने में दिक्कत है तो। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है ऋणावेशित, विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है। कन्वेंशनल जो करंट होगा, परंपरागत जो धारा होगा, उच्च विभव से निम्न की ओर होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा, जो कि आपको मैं पहले बता दिया। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा का विपरीत होता है। कितना बढ़िया बढ़िया बात लिखा है भाई, बताइए। करंट डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के विपरीत में होगा। कन्वेंशनल करंट जो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। 10 पेज और है दोस्तों।
इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के विपरीत दिशा में बहता है, यह चलता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? शिव के प्रभाव, बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जब दो भिन्न धातुओं को संधियों को अलग अलग ताप पे रखते हैं तो धारा उत्पन्न होती है। अब इस धारा को सीबेक का धारा कहते हैं और इस घटना को सीबेक इफेक्ट कहते हैं। खोज करने का श्रेय वही उन्हीं के नाम पे होगा। तापमान के अंतर के कारण विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। थर्मोकपल इस सिद्धांत पे कार्य करता है। ताप मापने में इसका उपयोग किया जाता है। सिबके इफेक्ट तो हीट से रिलेटेड है। हीट किस में बदल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है उच्च और निम्न प्रतिरोध को मापने में। देख लीजिएगा। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन आपका 0 होता है। इट मींस आईजी का वैल्यू कितना बताए होंगे? 5 अंक में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको बताए होंगे। पीक्यू बटा पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, यही होता है इक्विलिब्रियम की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से धारा कितना होगा? शून्य बहता है। 5 अंक में आप लोग को बताए थे, पढ़ के जाना पेपर में। ये देखिए, ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है किसको? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इस प्रभाव को कहते हैं सिबके इफेक्ट। सिबेक सिबेक लिखवे किया होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप के बढ़ने से, प्रतिरोध भी बढ़ेगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध वही आर, रो बराबर आर ए बाई एल। नहीं, चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध आंतरिक गुण है किसका? पदार्थ का। धातुओं में तापमान बढ़ने पे परमाणु में कंपन बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन की गति में डिस्टरबेंस होता है और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाती है। ये रेजिस्टेंस एक पदार्थ का गुण है, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर यहाँ से निकाल सकते हो। धातुओं का तापमान बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, अर्धचालक में उल्टा होता है। ताप बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट जाती है। फॉर्मूला है आर बराबर रो एल बाई ए। आर को प्रतिरोध कहते हैं, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। ये सब लिखा है यहाँ पे। ए को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेटल है, टेम्परेचर बढ़ावेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। शिव के करंट में ताप वैद्युत युग्म का अंतर होता है। हीट स्टोन ब्रिज में प्रतिरोध को मापते हैं। थर्मोकपल उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। रेजिस्टिविटी का ऐसे मात्रक ओम ऑफ मीटर होता है। धातुओं में ताप बढ़ने पे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज। आज आपका हमने इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है ना, तो पार्ट 3 में आप लोग को सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा दिए हैं। तो चलिए, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आप इसी प्रकार से हमारे साथ प्यार बरसाते रहिए। हम बस, हमें सिर्फ आपसे सपोर्ट की आवश्यकता है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको इससे भी दमदार बढ़िया बढ़िया आपको एमसीक्यू और साथ में क्वेश्चन आंसर और जो भी यहाँ पे थ्योरी भी अगर पॉसिबल हो तो आपको थ्योरी भी यहाँ से करवा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप 12th क्लास को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत बड़े अच्छे पैमाने पे आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।